जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पोती का सबक। दोस्तों, हमारी आज की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। सिर्फ नाम और कैरेक्टर बदल दिए गए हैं। विदेश से डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करके आई पोती ने जब अपने दादी दादू को लोगों के घरों में काम करते हुए देखा तो उसके होश उड़ गए। दादी दादू की दर्द भरी कहानी। सुहानी अमेरिका में रहती है। उसे आज पूरे 5 साल हो चुके हैं अमेरिका आए हुए। भारत से अमेरिका डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए आई थी और अभी कुछ समय पहले ही उसके डॉक्टर की पढ़ाई कंप्लीट हुई है। वह अपने देश इंडिया वापस आ रही है। सुहानी तो अपने देश में ही रहकर आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी, लेकिन उसके दादी दादू का बहुत मन था कि सुहानी बड़े होकर डॉक्टर बने, इसलिए उसे मजबूरन अमेरिका आना पड़ा। लेकिन अब सुहानी बहुत खुश थी। आखिर पूरे 5 सालों के बाद वह दिन आ गया जब वह अपने दादी दादू से मिलने वाली थी और अपने घर इंडिया वापस आने वाली थी। जल्दी जल्दी सुहानी सारी तैयारियां कर लेती है और एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। फ्लाइट में बैठे हुए सुहानी सोच रही थी कि दादी दादू उसे सामने देखकर कैसा रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उसने अपने दादी दादू को नहीं बताया था कि वह इंडिया वापस आ रही है। वह अचानक से जाकर अपने दादी दादू को सरप्राइज़ देना चाहती थी। सुहानी के मम्मी पापा नहीं हैं। सुहानी का एक बड़ा भाई है, दादी दादू हैं। बचपन से ही सुहानी को उसके दादी दादू ने पाल पोस कर बड़ा किया है। जब सुहानी 7 साल की थी, उसकी माँ किसी और के प्यार में पड़कर उसके पापा और अपने दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई। अपने जाते वक्त यह भी नहीं सोचा कि पीछे उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, इसलिए अंधे प्यार के चक्कर में अपने पति और दोनों बच्चों को छोड़कर चली गई। पीछे छोड़ गई बिलखते मासूम 2 छोटे बच्चे। जिस दिन सुहानी की माँ घर छोड़कर गई, उसी दिन से सुहानी के पापा पूरी तरह से टूट गए थे और धीरे धीरे तक अंदर तक टूटे हुए उसके पापा काफ़ी बीमार भी रहने लगे थे और कुछ समय के बाद उनके शरीर ने भी उनका साथ छोड़ दिया। अब वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर से दोनों बच्चे अकेले रह गए, पहले बिना माँ के और फिर बिना बाप के। क्या किस्मत पाई थी उन दोनों बच्चों ने। अच्छी खासी खेलता परिवार माँ की एक गलती से खराब हो गया। अब सुहानी और उसका भाई बिल्कुल अकेले थे। फिर इसके दादी और दादू आकर अपने साथ अपने शहर ले गए। नई जगह, नया माहौल, नया शहर। छोटे बच्चे अपनी ज़िंदगी को जीने की कोशिश कर रहे थे। सुहानी फ्लाइट में बैठे बैठे अपने सपनों की दुनिया में चली जाती है। सुहानी जब अपने शहर से अपनी दादी के घर आई थी तो बहुत छोटी थी, 7 साल की बच्ची। ना कुछ कह पाती थी, सहमी सहमी सी रहा करती थी। उसकी दादी ने बड़े ही लाड प्यार से उन दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। एक अच्छे स्कूल में दोनों को पढ़ाया लिखाया। धीरे धीरे सुहानी और उसका भाई राहुल अब सब कुछ भूल गए। अपने दादी दादू के प्यार में इस तरह से रम गए जैसे ज़िंदगी में कोई कमी ही ना हो। सुहानी की दादी तो सुहानी से इतना प्यार करती थी कि बिना सुहानी को देखे उन्हें खाना भी हजम नहीं होता था। अगर सुहानी उनसे एक पल के लिए भी दूर हो जाती तो उनकी सांस ही अटक जाया करती थी। सुहानी बचपन से ही थोड़ी नोटी थी। वह खाना भी अपनी दादी के हाथ से ही खाती थी। उसके दादू उसे स्कूल छोड़ने जाया करते थे। रास्ते भर सुहानी दादू से बातें किया करती थी। तब दादू उसे अच्छी अच्छी कहानी स्कूल के रास्ते में सुनाया करते थे। अपनी और दादी के प्यार के किस्से भी सुनाते थे। कहानी सुनते सुनते कब सुहानी का स्कूल आ जाता पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सुहानी और राहुल बड़े होने लगे। राहुल पढ़ लिख कर अपने दादू के संग उनके काम में हाथ बटाने लगा। आगे पढ़ने का उसका मन नहीं था, लेकिन सुहानी की दादी दादू चाहते थे कि कोई एक बच्चा आगे चलकर डॉक्टर की पढ़ाई करे। सुहानी अपने दादी दादू का यह सपना पूरा करना चाहती थी। वह अपने लिए नहीं बल्कि अपने दादी दादू के लिए डॉक्टर बनना चाहती थी। रात दिन मेहनत करती थी पढ़ाई के लिए। इंडिया में रहकर डॉक्टर की पढ़ाई नहीं हो सकती थी, इसलिए उसके दादू ने उसको पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजने की तैयारी शुरू कर दी।
जब तक सुहानी विदेश जा रही थी तब उसके दादू उसको तसल्ली देते हुए कहते हैं, सुहानी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी दादी का ख्याल मैं रख लूँगा, तुम बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, यहाँ की चिंता बिल्कुल भी मत करना। तुम्हारी दादी तो बेकार में ही टेंशन लेती रहती है, अब तुम कोई छोटी बच्ची थोड़ी रही हो, अपना ख्याल खुद रख सकती हो और जल्दी से डॉक्टर बनकर मेरा इलाज करना, सबसे पहला पेशेंट मैं ही बनूंगा तुम्हारा। दादू की यह सारी बातें सुनकर सुहानी हंस पड़ती है और हंसी हंसी में फिर से रोने लगती है। रोती रोती सुहानी अपने दादी दादू को बाय बोल देती है और अमेरिका के लिए निकल जाती है। सुहानी और इसके दादी दादू रोज़ वीडियो कॉल पे बातें किया करते थे। सुहानी के संग में अमेरिका में एक लड़की थी, रोशनी। वह भी सुहानी के संग ही डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और इसी शहर में थी। उन दोनों में से दोनों काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। उधर सुहानी के भाई राहुल की सगाई पक्की हो जाती है, लेकिन सुहानी को बहुत दुख था कि वे अपनी पढ़ाई के चक्कर में अपने भाई की शादी में नहीं आ पाती। राहुल की बीवी सुधा घर में आने के बाद पहले तो सब घर का माहौल अच्छा था। कांता जी और गोपाल जी का सुधा बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। धीरे धीरे उसका रवैया बदलने लगा। वह दादी दादू से अब बुढ़े बुढ़िया पर आ गई थी। राहुल भी सुधा का ही साथ दिया करता था। गोपाल जी का शरीर अभी साथ नहीं देता था, इसलिए उन्होंने दुकान पर जाना बंद कर दिया। अब तो घर में रहकर ही कांता जी के संग भजन पूजा पाठ में लग गए। इधर बहू की जातियों से दिन पर दिन उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। दिन भर नौकरों की तरह घर में काम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी सही से नहीं मिल पाती थी। एक दिन गोपाल जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब कांता जी ने राहुल से कहा, बेटा राहुल, तेरे दादाजी को डॉक्टर को दिखाना है, काफ़ी तेज़ बुखार है। राहुल ने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है और ना ही मेरे पास कोई फालतू पैसे हैं आप लोगों के ऊपर खर्च करने के लिए। आप जाकर दादू को दिखा दो। बेचारी कांता जी अकेले ही गोपाल जी को लेकर डॉक्टर के पास गईं। अब राहुल ने पैसे दिए नहीं थे, इसलिए उनके पास थोड़े बहुत पैसे थे, तो वे एक सरकारी हॉस्पिटल में गोपाल जी को दिखाने के लिए ले गईं। वहाँ के एक डॉक्टर गोपाल जी के जान पहचान के थे, तो उनसे फीस नहीं लेते थे। जांच करने के बाद बताया, बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है, खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखो और दवाइयाँ समय पे लो। उन्होंने दवाइयों का पर्चा लिख कर दे दिया और साथ में कहा, ये दवाइयाँ आपको सरकारी हॉस्पिटल के मेडिकल में सस्ती मिल जाएंगी। क्योंकि वह गोपाल जी के जानकार थे, इसलिए जानते थे कि उनके पोते राहुल का उनके प्रति व्यवहार कैसा है। दवाइयों का पर्चा लेकर उन्होंने दवाइयाँ ली, फिर घर पर आने के लिए निकल पड़े। रास्ते में बहुत तेज़ बरसात हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऑटो ले लिया और वहाँ से निकल गए। गोपाल जी कांता जी से कहते हैं, कांता, तुम्हें बारिश कितनी पसंद थी, हर बारिश में भीगना तुमको कितना अच्छा लगता था। तभी कांता जी कहती हैं, हाँ जी, वह दिन भी अलग ही थे। अब तो हमारा बुढ़ापा आ गया है, अब तो बारिश में भीगते हुए भी डर लगता है, कहीं बीमार न पड़ जाएं। तब गोपाल जी कांता जी से कहते हैं, चिंता क्यों करती हो कांता, अब तो हमारी पोती डॉक्टर बनकर आ जाएगी, तो हमारा फ्री में इलाज कर देगी और जब जितना जी चाहे उतना मन करे बारिश में भीगना, कोई मना नहीं करेगा। कांता जी गोपाल जी की बातें सुनकर मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, हटो जी, इस बुढ़ापे में भी कैसी बातें करते हो। गोपाल जी कहते हैं, बातें ही तो रह गई हैं कांता, अब हमारे पास और बचा ही क्या है। बात करते करते दोनों का घर आ जाता है और वह ऑटो से उतरकर अंदर चले जाते हैं। जैसे ही घर में कदम रखते हैं, बहू सुधा तानों की बाढ़ शुरू कर देती है। कितनी बार कहा है तुम दोनों बुढ़े बुढ़िया से, थोड़ा कम खाया करो, जब देखो ठूसते ही रहते हो। अब देखो फालतू की नौटंकी शुरू हो गई। बहू के तानों से परेशान होकर कांता जी अंदर कमरे में चली जाती हैं और गोपाल जी को दूसरे कपड़े निकाल कर दे देती हैं। बारिश की वजह से हल्के हल्के कपड़े गीले हो चुके थे। बीमार गोपाल जी को भी उनकी बहू सुधा चैन नहीं लेने देती और बाहर से ही आवाज़ लगाती है, अरे अब आराम हो गया हो तो घर के काम भी पड़े हुए हैं, वह कौन करेगा,
बस मुफ्त की रोटियां ही तोड़ते रहोगे क्या? बैठे बैठे। बेचारे दोनों अभी आकर बैठे ही थे कि बहू का चिल्लाना फिर से शुरू हो गया। कांता जी जल्दी से कपड़े बदलकर किचन में आई। तभी बहू कहती है, अरे बे बुढ़ा कहाँ मर गया? इतना सारा काम पड़ा है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। कांता जी कहती हैं, बेटा आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनकी जगह सारा काम मैं ही कर दूंगी, तुम चिंता मत करो। मगर तुम फ्री हो तो थोड़ा सा मेरा हाथ बटा दो। बहू के ताने फिर शुरू हो गए। अच्छा बुढ़िया, जबान भी चल रही है। तुम दोनों क्या कहीं के राजा महाराजा हो? आराम करोगे और मैं काम करूंगी? चलो ये नौटंकी बंद करो और काम पर लग जाओ। बेचारे बीमार गोपाल जी बहू की बातें सुनकर काम पर लग जाते हैं। बीमारी के कारण उनके हाथ धीरे धीरे चल रहे थे। कांता जी ने कहा, बेटा तेरे दादाजी को डॉक्टर ने एक अच्छा और हेल्दी खाना खाने के लिए कहा है। उनका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो क्या मैं उनके लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लूँ? कोई ज़रूरत नहीं है इनके लिए खिचड़ी वगैरह बनाने की। रात के चावल फ्रिज में रखे हुए हैं, उठाओ और दोनों खा लो। और हाँ, आज हम दोनों बाहर जा रहे हैं खाना खाने के लिए और तुम लोग वही खा लेना। और अचार और चावल निकाल कर बहू टेबल पर रख देती है। चावल 2 दिन पुराने थे तो उसमें काफ़ी स्मेल आ रही थी। वे चावल खाना तो दूर, उनको हाथ लगाना भी मुश्किल था। बहू और पोता दोनों बाहर घूमने निकल जाते हैं। कांता जी जल्दी से अपने और गोपाल जी के लिए थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हैं और जो चावल थे उन्हें डस्टबिन में डाल देती हैं। खिचड़ी बनाकर जल्दी से गोपाल जी को खिला देती हैं और खुद भी खा लेती हैं। फटाफट सारे बर्तन साफ करके रख देती हैं। कहीं बहू को पता चल गया तो घर में कलेश कर देगी। अपने ही घर में उन्हें चोरी छुपे खाना बनाकर खाना पड़ रहा था। ऐसे भी दिन आ गए थे। धीरे धीरे करके समय व्यतीत होने लगा। एक दिन गोपाल जी की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। तब कांता जी ने बहू और पोते से कहा, बेटा तेरे दादू को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। तभी सुधा और राहुल ही बोल पड़े, पैसे क्या पेड़ पर लगे हुए हैं जो तोड़ कर निकाल लो? अरे इतनी नौटंकी करना बंद करो, थोड़े से घरेलू इलाज करोगे तो एकदम सही हो जाओगे। उन दोनों ने अपने दादू की सुध तक न ली और कांता जी के ज़्यादा बोलने पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने अपने दादी दादू को घर से ही निकाल दिया। दोनों वैसे भी मेरे अब कोई काम के नहीं हैं, निकल जाओ इस घर से, क्योंकि ना तो अब मेरे पास तुम्हारे लिए पैसे हैं ना ही रोटी है। जब देखो मेरे सर पर ही बैठे रहते हो, जब देखो पैसे ही मांगते रहते हो। अब तुम जानो और तुम्हारी बीमारी जाने क्या करना है। हमें हमारे हाल पे छोड़ दो और तुम अपना खुद देख लो। कांता जी हाथ जोड़कर विनती करती रहीं। और राहुल बेटा, हमें इस घर से मत निकालो। मैं तुम्हारे दादू को लेकर कहाँ जाऊँगी? तुम्हारे दादू बहुत बीमार हैं, हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है। लेकिन सुधा और राहुल ने उनकी एक भी न सुनी और उन्हें घर से निकाल दिया। अब कांता जी के पास और कोई रास्ता नहीं था। क्या करती? इधर गोपाल जी की तबीयत खराब थी। फिर कांता जी ने उन्हें एक सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया। सरकारी हॉस्पिटल ही सही, लेकिन कुछ पैसे तो इलाज में लगते ही हैं। अब पैसे तो उनके हाथ में थे नहीं, इसलिए उन्होंने अपने गले का मंगलसूत्र निकाला और अपने सुहाग को बचाने के लिए वे सुहाग के निशानी को ही बेच दिया। उस मंगलसूत्र को बेचने के बाद जो पैसे मिले उससे उन्होंने गोपाल जी का इलाज कराया। हफ्ते 10 दिन के बाद गोपाल जी थोड़े से अच्छे हो गए। वहीं पास की एक टूटी सी झोपड़ी में उन्होंने एक किराए पर घर ले लिया। अब उन्हें चिंता थी कि आगे की ज़िंदगी कैसे चलेगी, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कैसे रहेंगे। कांता जी लोगों के घरों में जा जा करके काम मांग रही थी। कोई काम हो तो दे दो बेटा, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, झाड़ू पोंछा बर्तन कुछ भी काम कर सकती हूँ। उन्हें हर घर में सिर्फ निराशा ही मिलती। आखिर में उन्हें एक घर ऐसा मिला जिसमें उन्होंने काम दे दिया। उनको भी काम की ज़रूरत थी और उनको पैसों की। उधर उनको झाड़ू पोंछा बर्तन और खाना बनाने का काम मिल गया। अब कांता जी ने सोचा, चलो काम तो मिल गया तो कम से कम 2 रोटी खाने के लिए पैसे तो आ जाएंगे। दूसरे दिन से ही कांता जी और गोपाल जी दोनों ही काम करने के लिए जाने लगे। कांता जी के संग गोपाल जी भी उनके काम में सहायता किया करते थे।
इधर सुहानी की फ्लाइट अब इंडिया पहुंच जाती है। सुहानी फ्लाइट से उतरकर सीधे टैक्सी लेती है और अपने घर के लिए रवाना हो जाती है। जैसे ही उसका घर आता है, टैक्सी से नीचे कदम रखती है, उसे अपने दादी दादू का स्पर्श महसूस होने लगता है। वह दादी की गोदी में बैठकर खाना खिलाना, दादू के कंधे पर बैठकर मेला देखना, भाई का चॉकलेट लाकर देना, सुहानी को सब कुछ याद आने लगता है। दादी दादू की डांट से बचने के लिए पेड़ के पीछे छुप जाना। अंदर जाते जाते सुहानी की आंखों से आंसू आ रहे थे। उसे अपना बचपन फिर से याद आ रहा था। अगर आज दादी दादू नहीं होते तो हमारा क्या होता। सुहानी घर की डोरबेल बजाती है। सामने उसके भैया भाभी खड़े हुए थे। सुहानी को देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वह अंदर घुसते ही सिर्फ अपने दादी और दादू को आवाज़ लगा रही थी। भैया, मैंने कितने दिनों से दादी दादू को फ़ोन लगा रही थी, पर ना तो वो मेरा फ़ोन उठाते हैं और ना मुझसे कोई बात कर रहे हैं। कहाँ हैं दादी दादू? इसलिए मैं उनको सरप्राइज़ देने के लिए चली आई। राहुल ने कहा, बहन, एक बार बता देती तो तू आ रही है तो तेरा आना बेकार ना होता। दादी और दादू तो अभी 2 दिन पहले ही तीर्थ यात्रा के लिए निकले हैं। सुहानी धड़ से वहीं सोफे पर बैठ जाती है। राहुल कहता है, सुहानी, तू आने से पहले एक बार मुझे कॉल तो कर देती तो मैं तुझे बता देता। सुहानी ने कहा, भैया, वैसे भी मेरी डॉक्टर की पढ़ाई अब पूरी हो चुकी है। मैंने सोचा था जाकर आप सबको सरप्राइज़ दूंगी, पर यहाँ आकर तो मैं खुद ही सरप्राइज़ हो गई। अच्छा, इतने दिनों से दादी दादू मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? जब भी फ़ोन करती हूँ तो कभी उनका फ़ोन स्विच ऑफ आता है या कभी फ़ोन उठाते ही नहीं हैं। उसके बाद सुहानी अपने कमरे में चली जाती है और हाथ मुंह धोकर चाय नाश्ता कर लेती है। फिर सुहानी अपने भैया भाभी राहुल और भाभी से बोलती है, मैं अपनी फ्रेंड रोशनी से मिलने जा रही हूँ। वह मेरे संग में अमेरिका में डॉक्टर की पढ़ाई कर रही थी और वह इसी शहर में रहती है। कुछ दिन पहले ही इंडिया वापस आई है। बाहर से टैक्सी पकड़कर वे अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है। रोशनी के घर जाकर वे सारी बात रोशनी को बताती है। रोशनी, मैं अपनी दादी दादू को यहाँ सरप्राइज़ देने आई थी और वह तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा दादी दादू इतने दिनों से मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हैं और काफ़ी बार तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आता है। भैया भाभी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए और अभी भी जब मैं उनका फ़ोन ट्राई कर रही हूँ तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। सुहानी बहुत दुखी थी कि वह अपने दादी दादू से अब कैसे मिलेगी। तभी रोशनी की मम्मी अपनी कामवाली से चाय नाश्ता बनाकर लाने के लिए कहती हैं। उनकी मेड सुहानी और रोशनी के लिए चाय नाश्ता लेकर आई। जैसे ही वह मेड सामने से चाय नाश्ता लेकर आती है, उस मेड को देखते ही सुहानी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे आज आसमान उसके सर पर टूट पड़ा हो। वे मेड के हाथों से चाय की ट्रे नीचे गिर जाती है। सुहानी सोफे से जल्दी से खड़ी हो जाती है और अपनी दादी को देखते ही दौड़ जाती है। दादी को देखते ही उसके झट से कसकर गले से लगा लेती है। दादी सुहानी को देखते ही कहती है, सुहानी, तुम कब आई बेटी? तुमने आने से पहले बताया भी नहीं। दादी, वह सब आप छोड़ो, पहले ये बताओ आप यहाँ पर क्या कर रही हो, वो भी मेरी फ्रेंड के घर में। दादी, आपको मेरी कसम सच सच बताइए, और दादू कहाँ हैं? मैं कब से आप दोनों को फ़ोन लगा रही हूँ, आप दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ आ रहे थे और भैया भाभी तो कह रहे थे कि आप दोनों तीर्थ यात्रा पर गए हैं। आखिर ये माजरा क्या है? दादी, मुझे सच सच बताइए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। गोपाल जी अंदर किचन में काम कर रहे थे। रोशनी अंदर दौड़कर किचन में जाती है और अपने दादू को कसकर गले से लगा लेती है। सुहानी को देखते ही उसके दादू की आंखों से आंसू आने लगते हैं और जो आदमी ज़िंदगी में कभी रोया ना हो
वह आज अपनी बेटी को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है, जैसे ही उसे आज फिर से जीने का सहारा मिल गया हो। सुहानी अपनी दादी दादू को सोफे पर बिठा देती है और फिर उनसे पूछती है, बताइए मुझे ये हालत कैसे हुई। उनके कपड़े भी काफ़ी फटे हुए थे, एकदम भिखारियों जैसी हालत हो गई थी उनकी। तभी दादी रोते रोते सुहानी को सारी बात बताती है, बेटी तेरे जाने के बाद जब तेरे भाई की शादी हमने सुधा से कर दी, पहले तो कुछ दिन सुधा का रवैया बहुत अच्छा था, लेकिन बाद में उसने हम दोनों को एक एक रोटी के लिए भी तरसा दिया। घर में नौकरों की तरह हमसे सारे काम कराती और खाने के लिए 2 दिन पुराने बासी चावल देती थी। तेरे दादू बीमार थे, मैंने तेरे भाई से कहा, राहुल तेरे दादू को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। तो राहुल ने कहा, मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं कि तुम दोनों पर खर्चा करूं और तुम्हारी बीमारी पर खर्चा करूं। तेरी भाभी कहती, क्यों इतना खाते हो, दोनों बुढ़े बुढ़िया कि बीमार पड़ जाते हो। एक दिन उन दोनों ने हमें धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तेरे दादू इतने बीमार थे कि मेरे पास उनके इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे। अपने गले का मंगलसूत्र बेचकर अपने सुहाग की जान बचाई। फिर तेरे दादू की दवाइयाँ, खाना पीना, पेट भी भरना था, इसलिए लोगों के घरों में काम मांगा। अब इस देवी ने मुझे काम दिया। यह मेरे लिए कोई देवी से कम नहीं है, जिन्होंने मुझे काम करने की इजाज़त दी। इससे मैं 2 पैसे कमा कर तेरे दादू और अपना पेट भर पाई। दादी, आपने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट क्यों नहीं कराई? वह भी नहीं तो मुझे एक फ़ोन ही कर देती। अगर मुझे बता दिया होता तो यहाँ तक कि नौबत ही नहीं आती। और भैया भाभी आपके संग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह घर आपका, वह बिजनेस आपका, वह काम आपका, वह आपके मेहनत की खून पसीने की कमाई है। वे आपके संग ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हम तो खाली हाथ आपके पास आए थे। भैया कैसे भूल गए कि अगर आप दोनों ने हमें सहारा ना दिया होता तो आज हम दोनों भीख मांग रहे होते। आप चलो मेरे साथ घर। दादी बोली, रहने दो बेटा, लड़ने से क्या फ़ायदा, अपने ही बच्चे हैं। जब अकल जगह पर नहीं होती तो ऐसा ही करते हैं। हम तो वैसे भी अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं और जो बची हुई है वो इसी तरह निकाल लेंगे। सुहानी ने कहा, दादी आपने अपनी पोती को डॉक्टर किस लिए बनाया कि आप लोग नौकर नौकरानी की तरह लोगों के घरों में काम करो? मेरे होते हुए आप लोग घर घर में काम करो तो मेरे होने का क्या फ़ायदा? चलो मेरे साथ, मैं देखती हूँ आपको आपके ही घर से कौन निकालता है। फिर सुहानी अपने दादी और दादू को लेकर अपने घर पहुंच जाती है और जैसे ही घर के अंदर जाती है, सुधा सामने दादी दादू को देखकर भड़क जाती है। अरे ये दोनों भिखारी कौन है, जिसको कौन लेकर आया घर के अंदर? अरे निकालो इन्हें यहाँ से, हमें कोई भिक्षा नहीं देनी है। सुहानी ने कहा, भाभी जरा गौर से देखिए, ये कोई भिखारी नहीं है, हमारे दादी दादू हैं। देख लीजिए आपकी वजह से क्या हालत हो गई है इनकी। जब अपने दादी दादू को अपने घर वाले ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तभी सुधा की नज़रें शर्म से झुक जाती हैं और वह कुछ बोल ही नहीं पाती। सुहानी कहती है, आपने मेरे दादी दादू को उनके ही घर से निकाल दिया। फिर अपने भाई राहुल से कहती है, भाई भाभी का तो समझ में आता है, लेकिन आप कैसे भूल गए? ये वही दादी दादू हैं जिन्होंने हमारे सर से माँ बाप का साया छिन जाने के बाद अपना प्यार और लाड़ हम पर दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया। आपने इनका घर, इनका बिजनेस, इनसे अपना इनका सब कुछ छीन लिया और इन्हें रोड पर छोड़ दिया। लोगों के घरों में काम करने के लिए आपने एक बार भी नहीं सोचा, अगर ये दोनों कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, कौन इनका सहारा बनेगा? क्या दादी दादू ने आपको इसीलिए सहारा दिया था कि आप एक दिन इनको ही बेसहारा कर दो? आपने उनसे ही उनका घर बार सब कुछ छीन लिया। राहुल की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और वह अपनी दादी दादू के पैरों में गिरकर अपनी किए की माफ़ी मांगता है। इतनी ही देर में वहाँ पर डोरबेल बजती है
और 2 पुलिस इंस्पेक्टर घर के अंदर आते हैं। सुहानी आने से पहले ही पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट करवा कर आई थी कि उसके दादी दादू को उसके ही भैया भाभी ने मार पीट के उनका सब कुछ छीनकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। पुलिस वाले राहुल और सुधा को गिरफ्तार कर लेते हैं। राहुल दादी और दादू के से माफ़ी मांगता रहता है, लेकिन वे माफ़ नहीं करते। बेटा, जो तुमने हमारे संग किया, भगवान ना करे कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के संग करे। और जब भी कोई बच्चा अपने माँ बाप के संग ऐसा करने का सोचेगा तो इस दिन को ज़रूर याद करेगा कि आखिर में जीत तो हमेशा सच्चाई की ही होती है। फिर सुहानी और उसकी दादी दादू मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुहानी को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में अपॉइंट किया जाता है। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? सुहानी ने अपने दादी दादू को न्याय दिलाने के लिए जो किया वो सही था या राहुल ने जो किया वो सही था? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। पास में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे। जय श्री राम दोस्तों।